हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के मैथ के राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर। इसके पहले हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 को सॉल्व किया था। इसके बाद आज हम लोग सेट 3 को सॉल्व करेंगे। ये सेट 3 है 2024, सेट नंबर है 324 EZ। सबसे पहले इसमें है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहले में लिखा है कि सभी खंड कीजिए, प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। व में लिखा हुआ है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में r बराबर दिया है कि ए बी सच डेट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर से छोटा या बी स्क्वायर के बराबर है द्वारा परिभाषित संबंध है। तो बताना ये संबंध है स्वतुल्य और सम्मित नहीं है किंतु संक्रामक है। फिर दूसरा में दिया कि स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है किंतु सम्मित है। तीसरा में कि सम्मित और संक्रामक नहीं है किंतु स्वतुल्य है। और चौथा में न स्वतुल्य है, न सम्मित है, न ही संक्रामक है। तो सबसे पहले पहला क्या होता है स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि ए और ए किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से, तभी स्वतुल्य होता है। तो इसमें क्या दिया हुआ रिलेशन है कि आर बराबर ए बी सच डेट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अगर ए और ए आर से बिलोंग करता है, ठीक है, तो इसके अनुसार तब रिलेशन हमारा तब ये हो जाएगा कि ए इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ ए बी दिया हुआ है तो यहाँ बी हो जाएगा, और यहाँ ए है तो यहाँ बी के जब ए स्क्वायर होगा। तो ये तो संभव है नहीं कि कोई भी संख्या अपने स्क्वायर के बराबर हो सकता है, तो ये तो संभव है नहीं। तो ये संबंध जो है इसको संतुष्ट नहीं करता है, तो लिख देंगे कि यह स्वतुल्य, यह संबंध आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद दूसरा कंडीशन, दूसरा में क्या है कि दूसरा में सम्मित होना चाहिए। तो सम्मित के लिए क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर से, तो बी ए को भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तभी सम्मित होगा। तो अगर इसमें अगर पहला कंडीशन है कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर से, तब क्या दिया हुआ है कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। लेकिन अगर बी ए बिलोंग करे आर से, तो इसमें क्या हो जाएगा तब बी इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें क्या दिया है कि ए बी स्क्वायर से छोटा या बी स्क्वायर के बराबर है। फिर यहाँ इसमें हो जा रहा है कि जो बी है ये ए स्क्वायर से छोटा है या उसके बराबर, तो ये दोनों जो है एक दूसरे, ये गलत हो जा रहा है। इसमें दिया है कि जो ए है बी स्क्वायर से छोटा है, ठीक है, और यहाँ दिया है कि बी जो है ये ए स्क्वायर से छोटा है। तो ये दोनों जो संबंध है एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, आर सम्मित नहीं है। इसके बाद तीसरा है संक्रामक। संक्रामक क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग करता हो आर से, बी सी भी बिलोंग करता हो आर से, तो ए सी को भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तभी होता है संक्रामक। तो इसके अनुसार अगर ए बी बिलोंग करता है आर से, ठीक है, और बी सी बिलोंग करता है आर से, तो हम क्या लिख सकते हैं तब ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर और बी इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। इसमें दिया है कि ए बी स्क्वायर के बराबर है, बी स्क्वायर छोटा है, और बी जो है ये सी स्क्वायर के बराबर है, उससे छोटा है। तो ऐसा तो होगा नहीं तब इसमें। तो उसके अनुसार इसमें दिया है कि अगर ए बी बिलोंग करता है बी सी से, तो ए सी को तो बी बी कैंसिल हो जाएगा, ए सी बिलोंग करेगा। तो इसमें बी स्क्वायर और बी है, ये दोनों तो अब बराबर है नहीं, ठीक है, तो ये संबंध संक्रामक नहीं है। तो लिख देंगे आर संक्रामक नहीं है। इसमें आंसर क्या होगा, तो पहले का आंसर हो जाएगा चौथा, न स्वतुल्य है, न सम्मित है, और न ही संक्रामक है। क्वेश्चन नंबर ख में दिया है कि यदि ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर है ए बी, तो बी ए से बी तक के फलनों की संख्या हमको बताना है। ए से बी तक के फलनों की संख्या, तो इसमें कुल अवयव की संख्या 3 है और इसमें 2 है, तो फलनों की संख्या हो जाएगी 3 गुणे 2 बराबर 6। तो इसका आंसर हो जाएगा क का पहला। ग में दिया है कि यदि किसी लेमडा के किसी मान के लिए सदिश लेमडा आई वेक्टर प्लस जे कैप वेक्टर प्लस के वेक्टर
आई कैप माइनस 4j प्लस 2k कैप लंबवत है। तो इसमें लिख लेंगे पहले, माना ए वेक्टर बराबर लेमडा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। तो दो सदिश लंबवत कब होते हैं? जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी कि दोनों का अदिश गुणनफल 0 के बराबर, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। ए वेक्टर इसमें दिया है, ए वेक्टर है लेमडा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इस पर डॉट, और बी वेक्टर हमारा दिया है आई कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप बराबर क्या लिख देंगे? 0। तो जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसमें आई कैप डॉट आई बराबर 1 होता है। इसी तरह जे कैप बराबर 1 होगा। के डॉट के कैप डॉट के कैप बराबर भी 1 होता है। ठीक है, उसी तरह आई कैप डॉट जे कैप का होता है 0। उसी तरह फिर जे कैप डॉट के कैप का हो जाएगा 0, और के कैप डॉट आई कैप का मान कितना हो जाएगा? 0। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेमडा आई और आई कैप इन दोनों का डॉट गुणनफल निकालेंगे। तो आई और आई का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का लेमडा। फिर लेमडा आई है, यहाँ माइनस 4j है, तो आई और जे इसमें गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो गया। फिर लेमडा आई को गुणा करेंगे 2k से, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ है हम लोग का जे है, तो इसमें ये जे कैप को गुणा करेंगे -4j कैप से, ये हो जाएगा हम लोग का -4। उसी तरह फिर के कैप को गुणा करेंगे 2k कैप से, तो हो जाएगा प्लस का 2। बाकी सब में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर लिख देंगे 0। क्या हो गया? लेमडा -4 प्लस 2 हटाएंगे -2 बराबर 0, तो -2 को दाएं साइड ले जाते हैं, तो लेमडा बराबर हम लोग का हो जाएगा 2। इसका आंसर कौन सा होगा? दूसरा। क्वेश्चन नंबर घ में लिखा है कि समाकलन इंटीग्रेशन है एक्स ई पावर माइनस एक्स डी का मान क्या होगा? इसमें दिया हुआ है हम लोग का एक्स ई पावर माइनस एक्स डी। तो इसमें हम लोग जब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसका समाकलन निकालते हैं, तो आइलेट का फॉर्मूला यूज करते हैं। आई जो होता है, आई को हम लोग कहते हैं इनवर्स फंक्शन, यानी कि जो ये होता है त्रिकोण, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, प्रतिलोम फलन जो होता है। ठीक है, एल जो होता है ये लॉग वाला होता है, एस होता है अलजेब्रा, टी से होता है ट्रिग्नोमेट्री, और ई से होता है एक्सपोनेंशियल फलन, यानी कि जो घात वाले होते हैं। तो जो बाद में आता है उसको द्वितीय फलन मानते हैं, और जो पहले आता है उसको प्रथम फलन मानते हैं। इसमें ये घात वाला है ई पावर माइनस एक्स, ये द्वितीय फलन होगा, और एक्स अलजेब्रा तो ये हमारा प्रथम फलन होगा। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन यू गुणे भी डी एक्स। तो यू हमारा प्रथम फलन है, भी है द्वितीय फलन। इसके अनुसार यू को छोड़ देंगे और भी का करेंगे इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन का चीज लगाएंगे, फिर जो प्रथम फलन यू है इसका करते हैं डिफ्रेंसिएशन, तो डी बटे डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन का चीज लगाएंगे और द्वितीय फलन का करेंगे इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट बंद और लास्ट में डी एक्स। तो इसके अनुसार एक्स हमारा प्रथम फलन है तो एक्स को छोड़ देंगे, ई पावर माइनस एक्स का करेंगे अवकलन, तो ई पावर माइनस एक्स डी एक्स, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह, प्रथम फलन है एक्स, इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो डी एक्स बटे डी एक्स। उसके बाद फिर द्वितीय फलन का करेंगे इंटीग्रेशन, तो ई पावर माइनस एक्स डी एक्स, ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ हो जाएगा डी एक्स। तो ई यहाँ हो जाएगा एक्स, ई पावर माइनस एक्स से इंटीग्रेशन होगा -x, तो फिर माइनस का एक्स का हो जाएगा -1। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन dx का मान हो गया 1, ई पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई पावर माइनस एक्स बटे -1, और लास्ट में कितना है ब्रैकेट के बाहर dx, तो माइनस ये हो जाएगा हम लोग का -x ई पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक से गुणा करें इतना ही होगा, ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। फिर हमारा हो गया -x ई पावर माइनस एक्स प्लस, इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो होगा ई पावर माइनस एक्स बटे -1, लास्ट में लिख सकते हैं प्लस सी, तो -x ई पावर माइनस एक्स
प्लस माइनस हो जाएगा माइनस ई पर पावर माइनस एक्स। ठीक है, इन सब में तो प्लस सी दिया नहीं है, इसको यहीं रहने देते हैं। और इसमें कॉमन क्या है दोनों में, ई पर पावर माइनस एक्स कॉमन है, तो पहले हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों पद हो जाएंगे प्लस, हो जाएगा एक्स ई पर पावर माइनस एक्स प्लस ई पर पावर माइनस एक्स बराबर। अब इन दोनों ई पावर माइनस एक्स कॉमन है, तो माइनस तो हमारा पहले से कॉमन है, तो लिख देंगे ई पावर माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ बच जाएगा एक, एक्स प्लस एक और ब्रैकेट के बाहर ई पावर माइनस एक्स। तो कौन सा आंसर होगा, घ का पहला। अंक में दिया है कि अवकलन समीकरण में हमको बताना है इसकी कोटि क्या है। कोटि होता है मतलब अवकलन समीकरण को कितनी बार इसका अवकलन किया गया, डिफरेंशिएट किया गया, तो अधिकतम कितनी बार किया गया है, 3 बार किया गया, तो ये इसका कोटि हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका दूसरा, 3 होगा। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, सभी खंड कीजिए। और इसमें ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर टू का मुख्य मान निकालिए। इसको लिख लेते हैं, माना y बराबर कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट टू। तो ये कॉसेक इनवर्स में है तो ये हो जाएगा कॉसेक y बराबर माइनस का रूट टू। तो कॉसेक में जो रूट टू होता है कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है। तो इसको लिख सकते हैं तब कॉसेक y, यहाँ माइनस का चिन्ह बाहर है, वहाँ लिख देंगे कॉसेक 45 को लिखते हैं पाई बटे 4। फॉर्मूला होता है कि कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। तो माइनस तो बाहर है तो ये अंदर चला जाए, थीटा की जगह पाई बटे 4 है, तो हो जाएगा हम लोग का कॉसेक वाई बराबर कॉसेक माइनस ब्रैकेट में लिख देंगे पाई बटे 4। तो इसका मुख्य मान निकालना है, तो इसमें इसका जो मुख्य मान होगा, मुख्य मान हो जाएगा माइनस का पाई बटे 4, और जो बिलोंग करता है किससे बिलोंग करता है, माइनस के पाई बाई 2 से और पाई बाई 2 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि कॉस साइन एक्स स्क्वायर का एक से सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने के लिए पहले लिखेंगे, माना y बराबर कॉस साइन एक्स स्क्वायर। तो हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पहले लिखेंगे इसमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब एक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स और कॉस साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम लोग कॉस का करते हैं डिफ्रेंसिएशन एक्स के सापेक्ष में, तो कॉस एक्स का हो जाता है माइनस साइन एक्स। तो इसमें जो एक्स है, एक्स की जगह एक्स ही लिखा हुआ है, तो उसी तरह अगर यहाँ लिखा हुआ है कॉस साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें एक जगह साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो जब इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो हमारे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का माइनस साइन साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक जगह साइन एक्स स्क्वायर है तो हम यहाँ लिख देंगे तब बराबर में माइनस साइन साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद फिर हम साइन एक्स स्क्वायर करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो लिख देंगे डी बटे डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, हो जाएगा हम लोग का माइनस साइन साइन ब्रैकेट में लिख देंगे एक्स स्क्वायर। अब साइन का होता है डिफ्रेंसिएशन डी बटे डी एक्स, साइन का होता है कॉस एक्स। ठीक है, तो अगर यहाँ एक्स जगह एक्स स्क्वायर लिखा है तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद साइन एक्स स्क्वायर का हो गया, अब इसके बाद जो एक्स स्क्वायर है इसका भी हम करेंगे अवकलन, तो लिख देंगे डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा डी बटे डी एक्स एक्स पावर एन बराबर होता है एन एक्स एन माइनस वन। तो अगर एक्स पावर 2 लिखा है तो हो जाएगा 2x 2 माइनस 1, तो 2 में से घटाएंगे 2 यानी कितना हो गया 2x। तो हम cos एक्स को पहले लिख देते हैं या इसको लास्ट में लिख देते हैं, तो माइनस साइन साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2x, 2x को पहले लिख देंगे तो माइनस का 2x साइन साइन एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर ग में लिखा है कि हल कीजिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस 4x स्क्वायर स्क्वायर। इसमें लिखा हुआ है कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर -4x वाई स्क्वायर।
तो ये जो क्वेश्चन दिया ये अवकलन समीकरण से क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो y वाला पद है ये हम लोग का, ये जो पद है ये y वाला पद है, इसको रखेंगे बाएं साइड y की तरफ और dx ले जाएंगे दाएं साइड। तो ये हो जाएगा हम लोग का dy बट्टे वाई स्क्वायर बराबर -4x dx। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम वाई स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर जाएगा तो इसका घात माइनस हो जाएगा, तो वाई पर पावर -2 dy बराबर -4x dx। अब हम दोनों पक्षों में करेंगे समाकलन। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का इंटीग्रेशन वाई पर पावर -2 dy बराबर, जो -4 कांस्टेंट है इसको बाहर कर देंगे, यह हो जाएगा x dx। तो इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन है x पावर n dx बराबर x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। ठीक है। तो अगर यहाँ लिखा हुआ है y पर पावर -2 dy, तो इसको सूत्र के अनुसार क्या लिख सकते हैं, y का पावर -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1, ये हो जाएगा हम लोग का y पर पावर -1 बटे -1। तो इसको हम लिख देंगे y का पावर -2 प्लस 1 बटे y का, सॉरी यहाँ y नहीं होगा, यहाँ होगा -2 प्लस 1 बराबर -4 गुणे, इसका घात कितना है, 1 छिपा है, तो हो जाएगा 1 से पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 और प्लस c। तो इसको घटाएंगे तो y पर पावर -1 बटे -1 बराबर -4, 1 और 1 जोड़ेंगे 2, तो एक्स स्क्वायर बटे 2, 2 से 4 कट गया 2 बार में, और प्लस c। अब यहाँ माइनस है तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, और y पर पावर -1 को लिख सकते हैं 1 बटे वाई, तो हम लोग का हो जाएगा माइनस का 1 बटे वाई बराबर, तो यहाँ बच गया हम लोग का -2x² -2x² प्लस c। ठीक है। अब हम इसमें y को ले आते हैं दाएं साइड, तो -1 बराबर हो हम लोग का हो जाएगा -2x² y प्लस cy, तो -2x² को ले आते हैं बाएं साइड, तो हो जाएगा हम लोग का प्लस का 2x² y -1 बराबर cy। ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर घ में कि x से सापेक्ष log इसका बेस दिया हुआ e x का समाकलन कीजिए। तो इसमें लिख लेंगे, माना i बराबर log e पावर x, ठीक है, और x सापेक्ष करना है, हो जाएगा dx। तो इसमें भी हम लोग इलेट का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे log, इसका बेस e है, सॉरी बेस ये e पावर x नहीं है, बेस e है, ठीक है, और यहाँ है x dx। तो इसमें इलेट का फॉर्मूला से क्या होता है, जो log वाला जो फलन होता है, इसमें i है, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है, जो क्या कहते हैं इसको, प्रतिलोम फलन, जैसे इनवर्स में होता है x पावर -1 2, ये लिखा हुआ है, या साइन इनवर्स लिखा हुआ है, साइन इनवर्स x। तो ये हो जाएगा i से, उसके बाद l से है log, फिर l से अलजेब्रा, तो इसमें और t से ट्रिग्नोमेट्री, तो जो हमारा 1 है ये अलजेब्रा में आएगा, और जो log ex है ये हो जाएगा हमारा, ये प्रथम फलन हो जाएगा log, और ये हो जाएगा द्वितीय फलन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तब बेस हटा देते हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं log x, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 dx। तो सूत्र के अनुसार हम log x को छोड़ देंगे और 1 का करेंगे डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ, u है प्रथम फलन, b है द्वितीय फलन, तो प्रथम फलन को छोड़ देते हैं, b का करते हैं इंटीग्रेशन, तो उसके बाद इंटीग्रेशन लगा देंगे, उसके बाद प्रथम फलन का करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, फिर द्वितीय फलन का करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है, उसके बाद लास्ट में dx। उसके बाद माइनस हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन, प्रथम फलन है हमारा log x, तो d बटे dx log x, ठीक है, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन 1 dx, और लास्ट में हो गया dx। क्या लिखेंगे, log x, ठीक है, और 1 है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे x सापेक्ष, तो हो गया हम लोग का x माइनस log x का होता है, यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बटा x
और गुणे 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, और लास्ट में है dx, तो x कट गया, ये हो जाएगा x, पहले लिख देंगे x log x माइनस, क्या हो गया dx, ये हो जाएगा x log x, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस x और प्लस c। तो इसमें अगर हम चाहें तो x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस c, ठीक है, और ये हमारा आंसर है। अंगा है 2 pa बराबर pb बराबर 5/13 और pa बटे b बराबर 3/10, तो p यूनियन b का मान ज्ञात कीजिए। तो p a यूनियन b के लिए फॉर्मूला होता है pa प्लस pb माइनस p a इंटरसेक्शन b। तो पहले हमको निकालना पड़ेगा इसमें इंटरसेक्शन b। तो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ कि 2pa बराबर pb बराबर 5/13। तो हम इसमें से पहले pa का मान निकाल लेते हैं। तो 2pa बराबर 5/13, तो pa बराबर हो जाएगा, 2 चला जाएगा इसमें, 13 से गुणा हो जाएगा, 13 दूनी 26, तो 5/26 हो गया। और pb बराबर है 5/13। एक और फार्मूला होता है कि pa/b बराबर p a इंटरसेक्शन b/pb, ठीक है। तो इसके अनुसार हम यहाँ लिखेंगे pa/b का मान दिया 3/10, तो हम लिख लेंगे pa/b बराबर p a इंटरसेक्शन b/pb, ठीक है। तो pa/b बराबर कितना दिया हुआ है इसमें, pa/b बराबर है 3/10, तो यहाँ लिख देंगे 3/10 बराबर p a इंटरसेक्शन b बटे, और pb हमारा है 5/13, तो इसका मान लिख देंगे 5/13। तो इस पूरे 5/13 को अगर हम लेते हैं बाएं साइड, तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का 3/10 गुणे 5/13 बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। तो 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, तो हम लोग का मान निकल गया पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3 और 13 दूनी 26, 3/26 हो गया। अब हमको निकालना है पी यूनियन बी का मान, तो यहाँ लिखेंगे पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए बराबर है 5/26, तो यहाँ लिख देंगे 5/26 प्लस पी बी है 5/13 माइनस, और पी इंटरसेक्शन भी निकला 3/26, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 3/26। तो इसके एलसीएम निकालेंगे, इसके एलसीएम हो जाएगा 26, 26 से कम 26, तो 5 में 1 से गुणा करेंगे 5 प्लस 13 दूनी 26, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 26 से कम 26 से 3 हो गया, तो 10 5 15, ठीक है। 15 माइनस 3/26, और 15 में से 3 घटाएंगे तो 12/26, ये कट गया 6 बार में, ये कट गया 13 बार में, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6/13। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लिखा है सभी खंड कीजिए। तो हमें लिखा है कि आयु ए भी ज्ञात कीजिए यदि ए बराबर ए का एलिमेंट दिया है, बी का एलिमेंट दिया है, तो हमको ए भी निकालना है। तो हम ए बी बराबर लिखेंगे, पहले ए का एलिमेंट है -1 2 3 4 -2 5, बी का दिया हुआ है 2 1 6 7 5 और 3, तो हमको गुणा करना है। तो जब भी हम गुणा करते हैं तो पहले पंक्ति, पहला जो अवयव होता है उसके स्तंभ से, उसके पंक्ति से दूसरे वाले के स्तंभ में। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी के जो इसमें 2 पंक्ति है, ये वाला पंक्ति और ये पंक्ति, तो इससे हम गुणा करेंगे, इस वाले से हम गुणा करेंगे किसको, इससे हम गुणा करेंगे इस वाले स्तंभ को बारी बारी से, फिर दूसरे वाले स्तंभ को गुणा करेंगे। तो पहले हम -1 से गुणा करेंगे 2 में, तो -2 हो गया, फिर उसके बाद प्लस, तो इसके बाद 2 को गुणा करेंगे 6 से, तो 6 दूनी 12, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 3 को गुणा करेंगे 15 से, तो 3 पचे 15। उसके बाद अब इसके बाद ये जो दूसरा स्तंभ है, इससे हम लोग गुणा करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे पहले 2 में, तो 4 दूनी 8,
फिर -2 से गुणा करेंगे 6 में, 6 दूनी 12 -12, फिर 5 से गुणा करेंगे 5 में, 5 पचे 25। अब उसके बाद इन दोनों पंक्तियों से, पहले आयु के दोनों पंक्तियों से हम गुणा करेंगे दूसरे आयु के दूसरे स्तंभ में, एक साथ 3 से। तो पहले -1 से गुणा करेंगे 1 में, तो -1 हो गया। फिर उसके बाद 2 से गुणा करेंगे 7 में, 7 दूनी 14। फिर उसके बाद 3 से गुणा करेंगे 3 में, तो 3 तरीके 9। उसके बाद 4 से गुणा करेंगे, अब दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ में, तो 4 से गुणा करेंगे 1 में 4। फिर -2 से गुणा करेंगे 7 में, माइनस का 14। फिर 5 से गुणा करेंगे 3 में, तो 5 तियाएँ 15। ये हम लोग का है 15 और 12 जोड़ेंगे 27, और 27 में से 2 घटाएंगे 25 हो गया। उसी तरह यहाँ है 25 में से 12 घटाएंगे 13, और 13 8 हो जाएगा 21। फिर 14 में से 1 घटाएंगे 13, 13 और 9 हो जाएगा 22, और 14 में से 4 घटाएंगे 10, 10 5 15। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर ख में लिखा है क्या एफ एक्स बराबर दिया कि x प्लस 5 यदि x छोटा और बराबर है 1 के। दूसरा दिया है कि x माइनस 5 यदि x बड़ा है 1 से, परिभाषित फलन x बराबर 1 पर संतत है कि नहीं। तो कोई भी फलन संतत कब होता है, जब किसी भी फलन का एलएचएल लिमिट बराबर हो आरएचएल लिमिट के, ठीक है, और ये किसके बराबर हो, एफसी के बराबर, यानी कि जो जैसे मान दिया उसके अगर ये तीनों आपस में बराबर तो फलन होता है संतत। तो सबसे पहले इसमें हम निकाल लेते हैं आरएचएल लिमिट। आरएचएल लिमिट में जब लिखेंगे तो हो जाएगा, हमको x बराबर 1 पर चेक करना है, x बराबर 1 पर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू, जब आरएचएल लिखते हैं यानी कि जो फलन है उसका मान 1 से ज़्यादा है तो 1 प्लस लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे एफ एक्स, यानी कि जब 1 से ज़्यादा हो रहा है तो कौन सा होगा, x माइनस 5 वाला होगा, ये फलन होगा। तो अगले बार में यहाँ लिखेंगे लिमिट एस टेंस टू 0। एस टेंस टू 0 लिखेंगे मतलब हम क्या करेंगे, इसमें जो फलन में x दिया x बराबर 1, इसमें 1 से अधिक हो रहा है यानी कि 1 जोड़ते हैं तो हो जाएगा एफ 1 प्लस एच, ठीक है। तो हो जाएगा फिर बराबर लिमिट एस टेंस टू 0, यहाँ लिखा हुआ 1 प्लस एच, तो जब x बड़ा है 1 से तो फलन कितना है x माइनस 5, यानी कि हम x के जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस एच लिखेंगे। क्या हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस एच, ठीक है, और माइनस 5। तो जब एच का मान 0 रखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 0 माइनस 5, तो घटाएंगे हो गया -4। फिर हम निकाल लेते हैं एलएचएल लिमिट। एलएचएल लिमिट में हो जाएगा हम लोग का लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो जब 1 से कम है तो कौन सा फलन है हम लोग का, x प्लस 5 है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे लिमिट एस टेंस टू 0। तो एलएचएल में 1 माइनस लिखा मतलब 1 से कम हो रहा है, तो मैं लिखेंगे एफ एक्स 1 माइनस एच, एक में से एच घटा देंगे तो फिर बराबर हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0, और एक्स जगह कितना लिखेंगे 1 माइनस एच, तो इसमें एक्स प्लस एच दिया है तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच और प्लस 5। इस बराबर जब 0 रखेंगे और यहाँ ये बीच में होगा, ठीक है। जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 5, तो कितना हो गया 4। ये दोनों आपस में तो बराबर है नहीं, तो वैसे ही फलन संतत नहीं है, तो हमने यहाँ निकाल लेते हैं f1 भी निकाल लेते हैं। तो इसमें जब x बराबर 1 है, या दिया हुआ है x छोटा है बराबर 1 के, तो फलन क्या है x प्लस 5, यहाँ लिखेंगे x प्लस 5 और x का मान रखेंगे तो 1 प्लस 5 बराबर 6। इसमें तीनों तो बराबर है नहीं, यहाँ लिखेंगे चूंकि लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू f1, इसलिए x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, यानी कि कंटिन्यूस नहीं है। क्वेश्चन नंबर ग में लिखा है कि इंटीग्रेशन
1/√a² - x² dx का मान ज्ञात कीजिए। इसको मान लेते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन 1/√a² - x² dx। इसको हल करने के लिए इसमें लिख लेते हैं माना x बराबर a sin थीटा। ठीक है, तो अगर इसमें से पहले x बराबर a sin थीटा है, तो इसमें से हम थीटा अगर मान निकालते हैं, इधर चला जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो x/a बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको x बराबर साइन थीटा है तो हम इसका x के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष करेंगे अवकलन। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा बराबर, ये तो कांस्टेंट है, तो d/dx डी थीटा साइन थीटा। तो हम लोग का dx डी थीटा बराबर साइन थीटा को हो जाएगा कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, और डी थीटा को ले जाएंगे दाएं साइड, तो dx बराबर हम लोग का हो गया ए कॉस थीटा डी थीटा। तो हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा है कि आई बराबर है √a² - x² dx, तो इसे हम मान रखेंगे, इसका क्या हो जाएगा, आई बराबर 1/, यहाँ हो जाएगा a² और माइनस x बराबर कितना हम लोग का a sin थीटा, तो x² है, तो यहाँ हो जाएगा a sin थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है dx, तो dx बराबर कितना है, dx बराबर a cos थीटा डी थीटा, तो हम लिख देंगे a cos थीटा डी थीटा। अब इसके बाद बराबर इंटीग्रेशन a cos थीटा बटे a², यहाँ है a sin थीटा का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ये a² sin² थीटा, और पूरे का हो गया रूट, और यहाँ लिखेंगे डी थीटा। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, a² कॉमन ले लेंगे, तो हम लिखेंगे a cos थीटा अपॉन √a² कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस sin² थीटा डी थीटा, और 1 माइनस sin² थीटा बराबर होता है cos² थीटा, या √a cos थीटा बट्टे a² cos² थीटा डी थीटा। ठीक है, और यहाँ पूरे का हो जाएगा रूट, जब ये रूट में दिया तो a² का रूट होगा a, और cos² थीटा का हो जाएगा cos थीटा, तो बराबर इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा a cos थीटा बटे, नीचे भी कितना हो गया a cos थीटा और डी थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बच गया हम लोग का डी थीटा। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा थीटा प्लस सी, और थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर हमारा निकला है साइन इनवर्स x/a, यहाँ लिख देंगे हम लोग साइन इनवर्स x/a प्लस सी, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर घ में लिखा है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिशों ए बराबर दिया है 3i कैप 2j कैप 2k कैप, और बी वेक्टर बराबर है i k कैप 2j कैप माइनस 2k कैप द्वारा निरूपित है। तो हल में पहले इसका जो दिया है सदिश उसको लिख लेते हैं, ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर बराबर दिया है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है मॉड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो जब क्रॉस है मतलब ये सदिश गुणनफल है, और जब सदिश गुणनफल निकालते हैं तो इसमें जब हम निकालेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर का, पहले हम निकाल लेते हैं सदिश गुणनफल, उसके बाद में इसका मोड निकालेंगे। जब इसको सदिश गुणनफल निकालते हैं डिटर्मिनेंट की तरह सारणी की तरह हल करते हैं, पहले हम लिख लेंगे जो इसमें यूनिट वेक्टर है आई कैप जे कैप 2k कैप, इसको लिख लेंगे पहले आई कैप जे कैप के कैप। उसके बाद जो पहला वेक्टर है इसमें जो गुणनफल, जो आई का गुणांक है 3,
जे का गुणांक है 2, फिर के का गुणांक है 2, उसको पहले लिखेंगे। फिर बी वेक्टर में जो आई, जे और के गुणांक है उसको लिखेंगे। तो पहले वेक्टर में है 3, उसके बाद 2 है, फिर 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 3, 2 और 2। बाद बी वेक्टर में है आई का गुणांक हो जाएगा इसमें 1, इसका 2, इसका -2, 1, 2 और -2। ठीक है। अब सारणी को कैसे हल करते हैं? सारणी को जब इसमें आई जे कैप दिया तो हम क्या करेंगे, प्रथम जो पंक्ति है इसके सापेक्ष इसको हल करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे आई कैप। जब हम आई कैप लेंगे तो इसमें ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, तो हम लोग का हो जाएगा 2 में 2 से गुणा करेंगे -2 में -2 से गुणा करेंगे -4, फिर -2 दूनी 4। पर दूसरा जो जे है इसको लेंगे माइनस में, तो माइनस जे कैप। जब जे कैप लेंगे तो बीच वाला लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, बीच वाला स्तंभ और पहला पंक्ति छोड़ देंगे। तो 3 में -2 से गुणा करेंगे -6, माइनस, फिर 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, फिर उसके बाद प्लस का के कैप। जब के कैप लेंगे हम लोग तो तीसरा स्तंभ और पहली पंक्ति छोड़ देंगे, तो 3 में 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, माइनस, फिर 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, तो -4 -4 -8 हो जाएगा, तो -8 आई कैप, -6 और -2 -8 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 8 जे कैप और 6 में से 2 घटाएंगे 4 के कैप। अब हमको निकालना है इसका मोड। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस यानी इसका मापांक निकालेंगे, तो हो जाएगा √ -8 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर और प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो माइनस का 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा 64, फिर 8 का होल स्क्वायर होगा 64, 4 का स्क्वायर हो गया 16। सबको जोड़ेंगे 4 4 8, 14 का 4, हासिल बचा 1, 6 6 12, 1 13, 1 14, 144। और 144 का वर्गमूल होता है 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है सभी खंड कीजिए। क में लिखा है कि n गुणे n में एक संबंध R निम्नवत परिभाषित है, दिया कि ए बी रिलेटेड है सी डी से, और केवल यदि ए बी बराबर बी सी है तो सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। तो इसमें दिया क्या है, इसे संबंध दिया है, गिवन है कि ए बी रिलेटेड है सी डी से। ठीक है, मतलब रिलेटेड होगा तो क्या हो जाएगा, ए डी बराबर बी सी, यानी कि ये हो जाएगा ए डी बराबर बी सी, इससे गुणा हो रहा है, इस तरह का संबंध दिया है। हमको बताना है कि ये तुल्यता संबंध है। तुल्यता कब होता है, कि जब ये स्वतुल्य हो, सममित हो, ठीक है, और क्या हो, संक्रामक हो। अगर तीनों संबंध होता है तो जो संबंध दिया रहता है वो तुल्यता होता है। पहले हम इसमें लिखेंगे स्वतुल्य के लिए क्या होगा। स्वतुल्य के लिए होगा इसमें कि ए बी रिलेटेड है ए बी से। स्वतुल्य के क्या होता है कि ए बिलोंग करता है आर से, तभी होता है स्वतुल्य। तो ए बी रिलेटेड होगा ए बी से, तो इसका मतलब ए में बी से गुणा हो जाएगा, बी में ए से हो जाएगा, तो हो जाएगा ए बी बराबर बी ए। और ये क्या है, ये सत्य है, ए बी बराबर बी ए होगा, तो अतः आर स्वतुल्य है। इसके बाद सममित हम लोग को सिद्ध करना है। तो सममित के लिए क्या लिखेंगे, सममित के लिए लिखेंगे कि ए बी, पहले सममित के लिए क्या होता है कि अगर ए बी रिलेटेड है, ए बी बिलोंग करता है आर से, तो बी ए को भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तभी संबंध क्या होता है, सममित होता है। तो इसमें लिखेंगे कि ए बी रिलेटेड है सी डी से। ठीक है, मान लेते हैं कि ए बी रिलेटेड है सी डी से, इसमें दिया भी है, जब ए बी रिलेटेड है सी डी से तो इसमें क्या दिया है कि ए डी बराबर है बी सी। तो हम ए डी को क्या लिख सकते हैं, ए डी को लिख सकते हैं डी ए, और बी सी को लिख सकते हैं सी बी। तो वैसे भी इसको लिख सकते हैं कि सी बी बराबर क्या हो जाएगा, डी ए। ठीक है, तो सममित के लिए क्या होगा कि सी डी को भी रिलेटेड होना चाहिए, सी डी को रिलेटेड होना चाहिए ए बी से। ठीक है, तो अगर सी डी रिलेटेड होगा ए बी से तो उसके अनुसार तब क्या हो जाएगा, सी को गुणा करेंगे बी से और डी को गुणा करेंगे ए से, तो सी बी बराबर क्या हो जाएगा, डी ए। इसमें दोनों आपस में बराबर है,
ठीक है, तो अतः आर सममित है। अब इसके बाद हमको सिद्ध करना है संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग करता हो आर से, ठीक है, बी सी भी बिलोंग करता हो आर से, तो ए सी को भी बिलोंग करना चाहिए आर से। अब इस संबंध क्या होता है, संक्रामक होता है। तो इसमें हम लिख लेंगे, माना ए बी रिलेटेड है सी डी से, ए बी रिलेटेड है सी डी से, तथा सी डी रिलेटेड है ई एफ से। ठीक है, तो इसके अनुसार तब क्या हो जाएगा, इसके अनुसार तब हो जाएगा ए डी बराबर बी सी। ठीक है, ए का डी से गुणा हो जाएगा, बी का सी से, और ये हो जाएगा सी एफ बराबर डी ई, सी एफ बराबर डी। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से हम मान निकाल लेते हैं सी का। जब सी का मान निकालेंगे तो बी को ले जाएंगे दाएं साइड, तो हो जाएगा ए डी बटे बी बराबर सी, तथा इसमें भी सी का मान निकाल लेते हैं, तो सी बराबर हो जाएगा डी बटे एफ। ठीक है, अब दोनों की तुलना करेंगे, इसको और इसको तुलना करेंगे, तो इसमें सी बराबर ये है, ये बराबर ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं तब ए डी बटे बी बराबर डी बटे एफ। ठीक है, तो इसमें हम डी से डी हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो हो जाएगा ए बटे बी बराबर ई बटे एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का एफ बराबर बी ई। जब ए बराबर बी बी होगा, इसका मतलब कि ए बी इससे रिलेटेड है, ए बी रिलेटेड है ई एफ से। ठीक है, तो अतः ये आर क्या है, आर संक्रामक है। जब तीनों संबंध इसका है, तो यह संबंध क्या हो जाएगा, आर, आर जो होगा एक तुल्यता संबंध है, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। क्वेश्चन में हमें लिखा है कि एक का न्यूनतम मान ज्ञात किया, इसके लिए अंतराल, ये अंतराल जो बंद अंतराल है, क्लोज इंटरवल है, में फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक से प्रदत्त फलन वर्धमान है। इसमें हमारा दिया है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन, अवकलन करेंगे, तो एफ डैश एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x, इसमें ए हमारा अचर पद है तो इसका तो अवकलन होगा नहीं, तो एक्स का हो जाएगा 1, तो हो गया ए, और एक का हो जाएगा 0। ठीक है, फिर हम इसमें लिखेंगे कि अंतराल 1 2 का न्यूनतम मान, न्यूनतम मान तो किसमें रखेंगे, जो हम लोग डिफ्रेंशिएशन किया है, तो इसमें हम लोग का दिया है कि एफ डैश एक्स बराबर है 2x+a, तो इसमें न्यूनतम हमारा 1 है, अधिकतम 2 है, तो यहाँ एफ डैश 1 निकालेंगे, तो बराबर हो जाएगा 2 × 1 + a, तो बराबर हो गया हम लोग का 2 + a। ठीक है, फिर इसके बाद अंतराल दिया है कि अंतराल 1 2 पर फलन वर्धमान है, वर्धमान है। तो जब फलन वर्धमान होता है तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जो एफ डैश एक्स होगा वो 0 के बराबर है, 0 से बड़ा होगा। एफ डैश एक्स हमारा है कितना, 2 + a, तो 2 + a बड़ा या बराबर है 0 के, तो ये हो जाएगा, ये बड़ा या बराबर होगा, +2 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो -2 हो गया, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा, अतः ए का न्यूनतम मान कितना है, -2 है। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर ग में लिखा है कि अवकलज समीकरण dy बटे dx प्लस y बराबर 1 और y इज नॉट इक्वल टू 1 को हल कीजिए। इसमें दिया हुआ है कि dy बटे dx प्लस y बराबर 1। तो इसको जब हल करेंगे तो इसमें हम निकालते हैं
IF निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो जब इस तरह का दिया रहता है समीकरण, तो इसकी तुलना हम करते हैं, इसको बोल लेते हैं समीकरण 1 की तुलना dy बटे dx प्लस py बराबर q से करने पे। जब तुलना करेंगे तो इसमें y का जो इसमें गुणांक दिया है, इसमें कुछ तो है नहीं, इसमें p है, इसमें y p बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। q बराबर भी हमारा 1 हो गया। फिर हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक निकालते हैं। तो IF बराबर होता है e पावर p dy। तो ई पावर यहाँ इंटीग्रेशन लिख देंगे, p बराबर है 1, यहाँ लिखेंगे dy, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y, तो हो गया ई पावर y। ठीक है। अब इसके बाद फॉर्मूला के अनुसार अब हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो यहाँ इसमें लिखेंगे अभीष्ट हल, अभीष्ट हल होता है y गुणे IF बराबर इंटीग्रेशन ब्रैकेट में q गुणे IF, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा dy प्लस सी। IF हमारा कितना ई पावर y है, तो लिख देंगे y ई पावर y बराबर इंटीग्रेशन ब्रैकेट में q का मान है 1 गुणे ई पावर y dy प्लस सी, तो हो जाएगा y गुणे ई पावर y, 1 से गुणा करेंगे तो ई पावर y में तो ई पावर y होगा, तो ई पावर y dy प्लस सी, और ई पावर y का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ई पावर y ही होगा, तो हो जाएगा y ई पावर y बराबर ई पावर y प्लस सी। ई पावर y को ले जाते हैं दाएं से बाएं साइड, तो y ई टू दी पावर y माइनस हो जाएगा ई पावर y प्लस सी। इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है हमारा ई पावर y, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ई पावर y, यहाँ बच जाएगा y माइनस 1 बराबर का चिन्ह है, ठीक है, बराबर सी। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन में घ में लिखा है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है, यदि घटना पासे के प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है को ई और पासे की से प्राप्त संख्या सम है को एफ से निरूपित किया जाता है, तो बताएं कि क्या घटना ई और एफ स्वतंत्र है। तो पहले इसमें पासे में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं, यानी कि हमारा कुल जो घटना होगा एस बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि एन एस बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। और इसमें लिखा हुआ कि पासे में प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त, मतलब जो संख्या 3 से कट जाए को ई से सूचित करते हैं। तो इसमें लिखेंगे 3 का घटना जो 3 का अपवर्त है, इसको हम ई से सूचित करेंगे, तो ई बराबर हो जाएगा हम लोग का 3 का अपवर्त कौन सा हो जाएगा, 3 और 6, ये 3 से कट रहा है तो 3 कॉमा 6, तो एन ई बराबर हम लोग का हो गया 2। फिर इसके बाद घटना जो सम संख्या है, तो इसमें दिया एफ से सूचित करने के लिए, यहाँ लिखा हुआ है ई को और पासे से प्राप्त संख्या सम है को एफ से निरूपित करते हैं। तो इसमें सम संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, सम संख्या है 2 है, 4 है और 6 है, तो 2 कॉमा 4 कॉमा 6। तो इसमें एन एफ बराबर कितना हो गया, एन एफ बराबर हो जाएगा 3। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ई और एफ स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र कब होता है, इसलिए कंडीशन है कि जब पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या हो जाए, पी ई गुणे पी एफ। अगर ये आपस में बराबर होंगे, पी इंटरसेक्शन एफ बराबर होगा पी गुणे पी एफ, तब घटना क्या होगा, स्वतंत्र होगा। तो हम इसमें निकालेंगे, पहले पी निकाल लेते हैं, यानी कि पी निकालेंगे तो ई कितना है, 2 है, और कुल घटना है हमारा 6, तो 2 एक कम 2, 2 3 6, तो 1/3 हो गया। उसी तरह हम निकालेंगे पी एफ, यानी कि सम होने की प्रायिकता, यह है 3 का अपवर्त होने की प्रायिकता। तो एफ है कितना है, सम संख्या है 3 और कुल है 6 घटना,
तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं इसमें, तो हम निकालेंगे पहले ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई हमारा है, इसमें अवयव है 3 और 6, और एफ में है 2, 4, 6। तो दोनों में कॉमन कौन सा है? दोनों में 6 कॉमन है। जब इंटरसेक्शन जो निकालते हैं तो उसमें जो दो जो सेट होता है, समुच्चय होता है, उसमें जो कॉमन होता है उसी को लिखते हैं। तो दोनों में कॉमन है 6, ये हो जाएगा हम लोग का 6। तो इसकी प्रायिकता निकालेंगे, पी इंटरसेक्शन एफ। तो ये कितना है? टोटल 1 है, 1 हो जाएगा, कुल घटना है 6, तो 1/6 निकल गया। पी इंटरसेक्शन एफ निकल गया। अब हम निकालेंगे पी ए गुणे पी बी। तो पी ए हमारा निकला है 1/3 और पी बी निकला है 1/2। तो यहाँ लिख देंगे 1/3 गुणे 1/2, और ये बराबर है 1/6 के। दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे, चूंकि पी इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ए गुणे पी बी, अतः घटनाएं ई तथा एफ स्वतंत्र है। इसके बाद बाकी के क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।